हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आव्या एकेडमी। इस वीडियो में आज हम करेंगे ज्योग्राफी की कंप्लीट एंड क्विक रिवीजन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? कहते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी वो सभी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? संसाधन। इसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। तब हम इसे क्या कहेंगे? तब हम इसे कहेंगे संसाधन। संसाधनों का विकास देखते हैं। कहते हैं संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। ये क्या माना जाता है कि संसाधन जो होते हैं प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन मानव इनका कैसा उपयोग कर रहे हैं? अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं? लालचवश संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं, जिसकी वजह से संसाधन क्या है? समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, जिससे समाज क्या हो गया? 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, अमीर और गरीब। यानी संसाधन संपन्न जिसे आप बोलोगे अमीर, संसाधनहीन जिसको आप बोलोगे गरीब। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है। कौन कौन सी वैश्विक परिस्थिति पैदा हो गई है? भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मतलब होता है कि ग्लोबल में वार्म बढ़ रहा है, यानी जो पृथ्वी का जो है वो टेम्परेचर क्या हो रहा है? दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत अवक्षय हो रही है। ओजोन परत जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, उस परत का क्या हो रहा है? वो परत क्या हो रही है? खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण हो रहा है। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? कहता है सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का वह अर्थ है कि विकास तो करना है हमें, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और क्या करना है हमें? भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और इस सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन हुआ था, जिसको बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष ने ब्राजील के शहर, कहाँ पे हुई थी ये पृथ्वी सम्मेलन? कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। वहाँ पे एक शहर था रियो डी जनेरियो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन था वो विश्व स्तर पर, यानी ये वर्ल्ड लेवल पे था, ग्लोबल लेवल पे था। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी जो समस्याएं पर्यावरण से संबंधित है, उसका इस सम्मेलन में बैठ के हल ढूंढा जाएगा। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में इसके लिए क्या तैयार किया गया? एजेंडा 21, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा मतलब होता है किसी काम को जब हम करने से पहले उसकी सूची बना लेते हैं, हमें क्या क्या काम करने हैं, तो उसको कहते हैं एजेंडा। ऐसे एजेंडा 21 था। ये कब, इसको घोषणा कब की गई थी? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में की गई थी, जहाँ पे क्या हुआ था? जहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हमें ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना है। ये एक कार्यसूची थी, हमने बताया आपको, एक लिस्ट थी, कार्य लिस्ट थी। उसमें क्या था? जिसका उद्देश्य क्या था? सभी के हितों को, सभी की आवश्यकताओं को और सभी की जिम्मेदारियों के अनुसार, यानी हित और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी की जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के हेल्प से, विश्व सहयोग के द्वारा किस किस चीज से निपटना है? पर्यावरणीय क्षति से, यानी पर्यावरण प्रदूषण टाइप से, गरीबी से और रोगों से हमें क्या करना है? निपटना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और एजेंडा 21 का एक और उद्देश्य क्या था? कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, यानी हर देश के एक स्थानीय निकाय में स्थानीय एजेंडा 21 क्या हो जाए? तैयार हो जाए। संसाधन नियोजन, भारत संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? यानी आपको संसाधन के संरक्षण के लिए प्लानिंग करनी है। कैसे प्लानिंग करने देखते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है? कहता है देश के विभिन्न प्रदेशों में मतलब देश के अलग अलग जगहों पर संसाधनों की पहचान करनी है हमें, कितने संसाधन है, फिर उसके में क्या बनानी है? एक टेबल बनानी है, तालिका बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर क्षेत्र का सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मानचित्र बनाना पड़ेगा, संसाधनों को गुणात्मक और मात्रात्मक यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अनुमान लगाना है, और दोनों का क्या करना है? माप करना है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए और प्लानिंग ढांचा चाहिए। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में क्या करना है हमें? संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास दोनों ही योजना में हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है, समन्वय स्थापित करना है। संसाधनों का संरक्षण।
क्या संसाधन संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए क्या कहता है, संसाधन किसी भी तरह के विकास में, यानी आपको विकास कैसा भी करना हो, संसाधन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपभोग हो रहा है, यानी बिना सोचे समझे उसका उपयोग किया जा रहा है और अति उपयोग हो रहा है, जितनी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसकी वजह से कई आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं क्या हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पहले भी संसाधनों के संरक्षण से लिए क्या कहता है, जो नेता थे ये उसके लिए क्या रहा है, चिंता का विषय रहा है। गांधी जी ने भी संसाधन के संरक्षण अपनी चिंता व्यक्त की थी। क्या कहा था उन्होंने कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वाक्य को उन्होंने एक कथन में कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब कि हम किसी की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं, इतने संसाधन तो हमारे पास हैं, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति की इच्छा या उसके लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ भी सकती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जब ये स्टेटमेंट आएगी तो इसमें आपको संसाधनों का संरक्षण बताना है, संसाधनों के अति उपयोग के बारे में बताना है और संसाधनों के नियोजन बताना है। कहता है उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार थे। और क्या चीज़ जिम्मेदार थी कि जो आपकी आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सब इसके लिए क्या है, संसाधन ह्रास के लिए जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। वो कहते थे कि इसके स्थान यानी ज्यादा उत्पादन करने से अच्छा है कि ज्यादा समुदाय द्वारा उत्पादन करवाया जाए। भू संसाधन के बारे में पढ़ते हैं कि भू आकृतियों यानी भू संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो पहला आता है मैदान, जो कि कितना है 43%। दूसरा है पर्वत, जो कि कितना है 30%। और फिर अगला है पठार, कितना है 27%। ठीक है। भू उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वन तो आप जानते हैं जहाँ भारी मात्रा में क्या होते हैं, वन्य जीवन होता है, जब पेड़ पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं, वन। ठीक है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, और आप भूमि का उपयोग कृषि में भी करते हो, लेकिन कृषि के अलावा जो कृषि के लिए भूमि यूज नहीं हो रही वो कैसी भूमि होगी, बंजर भूमि हो सकती है, यानी बंजर कृषि अयोग्य भूमि होगी। वो किस काम में आती है, वो गैर कृषि कामों में आती है, जैसे कि इमारतें बनाना, सड़क बनाना, उद्योग, इंडस्ट्रीज आदि में उन्हें यूज किया जाता है। प्रतिभूमि क्या होती है, कहते हैं प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, यह तो था कृषि अयोग्य भूमि, ये अन्य कृषि अयोग्य भूमि ये किस काम आती है, ये चारगाहे के काम आती है। इसमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप वृक्ष उगा सकते हो। जो वृक्ष फसलें उपवनों के अधीन जो भूमि होती है वो किस में आ जाती है, अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आ जाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहते हैं कि जिस भूमि पे आप कृषि तो कर सकते हो, लेकिन 5 से अधिक सालों से वहां पे कोई भी खेती नहीं हुई, उसे कहेंगे कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि। प्रतिभूमि क्या होता है, जहां एक वर्ष, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई है, उसे कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। भू संसाधन पढ़ रहे थे हम लोग। भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है, कहता है जो भारत में जो भूमि का उपयोग है भौतिक और मानवीय दोनों कारकों पर निर्धारित है। और कहते हैं कि जितना हम भौगोलिक क्षेत्र में इसका यूज कर रहे हैं उसका से हमारे पास जो आंकड़ा है वो 93% का ही आंकड़ा है। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण क्या होता है, कहते हैं कि मानवीय गतिविधियों से न केवल भूमि का क्षरण किया गया है, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों की गति को भी क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जिससे भूमि को नुकसान पहुंचता है। इसे क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि का क्षरण करना। और इसके रीजंस क्या है, कहते हैं खनन के उपरांत जो खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। अतिचारण से होता है, अधिक सिंचाई की वजह से होता है, खनिज प्रसंस्करण जैसे सीमेंट उद्योग, इन सब के जो औद्योगिक प्रदूषक होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। यानी उद्योगों से जो कचरा निकलता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, भू निम्नीकरण भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके संरक्षण के उपाय हैं वनारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, वन बनाओ, चारागाहों का उचित प्रबंध करो ताकि अतिचारण ना हो, पेड़ों की रक्षक श्रृंखला लगाओ, अतिचारण पर रोक लगाओ, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ी लगाकर स्थिर बनाओ, खनन क्रिया पर नियंत्रण करना, औद्योगिक प्रदूषकों का उचित निस्तारण, यानी औद्योगिक जो वेस्ट है, इंडस्ट्री वेस्ट है, उसके आप डिस्पोजल के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट करो, अच्छा तरीका अपनाओ। भूमि की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 लेटेराइट मृदा, नंबर 4 मरुस्थलीय मृदा, नंबर 5 वन मृदा, इसे पर्वतीय मृदा के नाम से भी जानते हैं, नंबर 6 लाल एवं पीली मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं पूरा उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। 3 नदियों की वजह से उत्तरी मैदान, 3 नदियां हैं जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के द्वारा जो गाद जो मिट्टी जो होती है वो जमा होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और जलोढ़ मृदा जो पूर्वी तटीय मैदान में कुछ नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। इन चारों नदियों की वजह से जो डेल्टा क्षेत्र पाया जाता है वहां पे भी क्या है, जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, इन तीनों का उचित मात्रा से मिश्रण होता है।
जलोढ़ मृदा को उम्र के आधार पर यानी उसकी आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला बांगर, दूसरा खादर। याद रखना, खादर और बांगर दोनों किसका पार्ट है? जलोढ़ मृदा का पार्ट है। यानी जब जलोढ़ मृदा पुरानी हो जाती है तो उसे बोला जाता है बांगर, जब जलोढ़ मृदा नई नई होती है तो उसे बोला जाता है खादर। बांगर में क्या होता है? कंकड़ अधिक होते हैं, खादर में कंकड़ कम होते हैं। खादर जो होती है, जो बांगर आपकी बांगर मृदा है वो क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। खादर मृदा इससे यानी बांगर से ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है? पोटाश होता है, फास्फोरस होता है और चूना मिट्टी होती है। इन सबका उपयुक्त अनुपात, जितना अनुपात चाहिए उतना होता है। इसकी वजह से इस मृदा को सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कहा जाता है, जो कि गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाजों के लिए, यहाँ तक कि दालों वगैरह की खेती के लिए भी अच्छा माना जाता है। काली मृदा, कहते हैं ये मिट्टी काली होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जो होती है, का से काली, का से कपास। काली मृदा कौन सी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है दक्कन के क्षेत्र और पूर्वोत्तर दक्कन के पठार में क्या होती है? ये फैली हुई है। और ये किस चीज से बनी है? ये लावा से बनी है। काली मिट्टी बिल्कुल ही बारीक कणों से भी बनी हुई है। जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है, इसलिए उस पर काम करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। यही कारण है कि पहली बौछार और मानसून की पहली बारिश के तुरंत बाद इसकी जुताई करनी होती है। क्वेश्चन आता है, काली मृदा की मानसून की पहली बारिश के तुरंत बाद जुताई क्यों कर देते हैं? क्योंकि जब ये मिट्टी गीली हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, तो इस पर काम करना क्या होता है? कठिन होता है, इसलिए इसकी जुताई पहले ही कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा, लाल मिट्टी जो होती है वो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ये मिट्टी किसकी बनी होती है? आग्नेय चट्टानों की, यानी करना लाल, आग का रंग लाल होता है ना, तो उससे आपको याद रहेगा आग्नेय चट्टानों से बनती है। ठीक है। पीली मिट्टी और लाल मिट्टी क्या होती है? कहाँ कहाँ मिलती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान वाले हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जो होती है किससे? क्रिस्टलीय और कायांतित चट्टानों में जो लोह तत्व होता है, यानी चट्टानों के लोह तत्व मिल जाने से इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। हर वो चीज़ जो रेड दिखती है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आयरन फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है। और जब इस मिट्टी को, यानी लाल मिट्टी को, जब हम क्या करते हैं, पानी में मिश्रित करते हैं तो ये कैसी दिखने लग जाती है? पीली दिखने लग जाती है। आगे पढ़ते हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा और बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या, कौन सी मृदा मिलेगी आपको? लेटराइट मृदा होगी। अगर इस मृदा में हम खाद और उर्वरक का प्रयोग कर दें तो ये मृदा खेती करने के लिए अच्छी बन जाती है। ये कहाँ मिलती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मिलती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर किसके, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इस मिट्टी का उपयोग करके कौन सी खेती होती है? चाय और कॉफी की खेती की जाती है। आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। कहते हैं शुष्क मिट्टी का रंग लाल तथा भूरा होता है। यह संरचना में कैसी होती है? रेतीली, इसलिए इसको रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लवण युक्त होती है। इस मिट्टी में इतना लवण होता है कि अगर इसमें से पानी को वेपराइज कर दो, वाष्पीकरण कर दो, तो क्या बन जाएगा? नमक बन जाएगा। इसके नीचे की परतों में क्या होता है? कंकड़ जो होते हैं वो इनफिल्ट्रेशन हो जाते हैं। उपयुक्त सिंचाई के बाद यह मृदा कृषि योग्य बन जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इसी मृदा को सिंचाई कर करके कृषि योग्य बना दिया गया है। मृदा अपरदन, कहते हैं मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी जब भूमि की ऊपरी परत किसी कारणवश बह के कहीं चली जाती है तो उसे बोलते हैं मृदा अपरदन। इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं वो देख लेते हैं। मानवीय कारक और प्राकृतिक तत्व दोनों जिम्मेदार होते हैं। मानवीय कारण कौन कौन से आते हैं? वन उन्मूलन, वही वनों का काटना, अति पशुचारण, खनन, निर्माण, वो सब काम जो भू निम्नीकरण के लिए थे वो सभी मृदा अपरदन के लिए भी जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारण, जब तेज हवा, आंधियां वगैरह चलती है तब, हिम नदी जो ओले वगैरह पड़े तब, जब बाढ़ आ जाए तब, जल भी जो है मृदा अपरदन के कारक हैं। बहता जल, जो बहुत तेज पानी जब बह रहा है तो मृतिका युक्त मृदाओं को क्या हुआ? काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है। जब हम कृषि का गलत तरीका अपनाते हैं या जुताई का गलत तरीका अपनाते हैं या जब हम ज्यादा अति सिंचाई कर देते हैं तो उससे भी क्या होता है? मृदा अपरदन हो जाता है। मृदा संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं देख लेते हैं। कहते हैं समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, जिसे सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, जिसे क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, यानी सीढ़ी बना बना कृषि करना। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगा दो, जिसे पट्टी कृषि कहते हैं। आ सकता है क्वेश्चन, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना। और भी मृदा संरक्षण के क्या उपाय हो जाएंगे? जैसे कि आप वनों को लगाओ, पशुचारण पे कंट्रोल करो, खनन पे नियंत्रण करो, निर्माण कार्य को सही तरीके से करें। ठीक है। और प्राकृतिक तत्वों से सामना करने के लिए हम पहले ही उसकी प्लानिंग करके रखें। अब देखते हैं चैप्टर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन।
वन्य जीवन कहते हैं वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण रहते हैं, यानी वनों में रहने वाले जीवों के जीवन को क्या बोला जाता है, वन्य जीवन कहा जाता है। अगर हम संरक्षण का इन्हें बचाने का प्रयास करें तो हम पेड़ पौधे, जीव जंतु और इनकी प्रजातियों क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक है? प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, फल सब्जी औषधि लकड़ी इन सबको प्राप्त करने के लिए क्या है, वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है। फ्लोरा क्या होता है देखते हैं। फ्लोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, वनस्पति। इन्हें क्षेत्र, काल, वातावरण तथा जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि देशी वनस्पति, कृषि वनस्पति, घास वनस्पति, यानी आप जो अपने आसपास पास अपने हरी पेड़ पौधे घास वगैरह देखते हो क्या है, फ्लोरा है वो सब। फोना, फोना क्या मतलब है, कहता है फोना का संबंध किसी क्षेत्र विशेष या वन में रहने वाले पशु पक्षियों से है, ये प्राणी जात कहलाते हैं। यानी अगर कोई पेड़ पौधे की फॉर्म में है तो फ्लोरा हो गया, अगर कोई पशु पक्षी की फॉर्म में है तो उसे क्या कहेंगे, फोना कहेंगे। परितंत्र कहते हैं किसी क्षेत्र के पादप और जंतु यानी पेड़ पौधे और जंतु यानी फ्लोरा और फोना दोनों के भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर परस्पर जुड़े हुए होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पारितंत्र। यानी ऐसा तंत्र जहां पर पादप और जंतु दूसरे पर निर्भर हो और परस्पर जुड़े हुए हों उसे क्या कहेंगे, पारितंत्र। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी पेड़ पौधे जीव जंतु आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहते हैं ये एक ऐसा उद्यान व क्षेत्र होता है जिसे किसी देश की प्रशासन व्यवस्था के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। यानी जब देश की सरकार किसी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किसी जगह को संरक्षित करती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। क्यों करती है ऐसा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको सुरक्षित रखा जा सके। 1776 में टोबैगो, कौन सी जगह थी, टोबैगो, यहाँ पे मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। आगे देखते हैं वन्य जीवन अभ्यारण्य क्या होता है। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, अभय जगह, अरण्य मतलब किसी के रहने की जगह। सरकार तथा किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन पशु पक्षी विहार को क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, उनका विकास करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मदद लेना। केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई जिनका उद्देश्य संकट में पड़ी प्रजातियों यानी जो प्रजातियां गायब होने वाली है, लुप्त होने वाली है, ऐसी प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है। मार्च 2020 तक भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क थे, 101 राष्ट्रीय पार्क थे, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, 86 कंजर्वेशन रिजर्व थे और 163 कम्युनिटी रिजर्व थे। आगे देखते हैं जैव विविधता क्या होती है। वन और वन्य जीवन कृषि फसलों में जो इतनी विविधताएं पाई जाती है, आप देखते होंगे आपको एक तरीके के जानवर नहीं दिखते, आपको अलग अलग तरीके के जानवर दिखते हैं, आपको एक तरीके का पेड़ नहीं दिखता, अलग अलग तरीके के पेड़ दिखते हैं, फसलें अलग अलग तरीके की होती है, खेती अलग अलग तरीके की होती है। जो आप इतनी सारी वेराइटीज, इतनी सारी विविधता देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों का विकास कहाँ पे होता है, उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। बारिश कितनी चाहिए होती है इनको, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है और टेम्परेचर कितना चाहिए, 22 डिग्री से अधिक टेम्परेचर चाहिए। ये वन कहाँ देखने को मिलते हैं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये से सदाबहार वन स्थित है। ये वन बहुत ही सघन होते हैं जिससे क्या होता है, साल भर हरियाली रहती है। इसमें कौन कौन सी प्रजाति आती है, रोजवुड, महोगनी, ऑर्किडस और फर्न, ये किसमें आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमने यहाँ पढ़ा कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो चाहिए इनको, ऐसे वनों को। अब आगे पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इनको वर्षा कितनी चाहिए, 200 से कम। आप ऐसे भी याद रखते, सदाबहार तो 200 से ज्यादा वर्षा, और इसको क्या चाहिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को 200 से कम, यानी 70 से 200 के 2 सेंटीमीटर के बीच में इनको वर्षा चाहिए। इन वनों को क्या बोलते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन 2 भागों में बटे हुए हैं, आर्द्र और शुष्क वन। मुख्य वन कौन कौन से इसमें, साल, सागौन, शीशम, आंवला, कुसुम चंदन। कटीले वन पर पत्तियां नहीं होती हैं, कांटेदार झाड़ियों, कम ऊंचाई और लंबी घासों से ये युक्त वन होते हैं। इन वनों को क्या चाहिए, 70 से भी कम यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्य वन कौन कौन से होते हैं, बबूल, खजूर, नीम, घास, खेजड़ी आदि। पर्वतीय वन कौन से होते हैं, जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में बहुत सी भिन्नताएं देखने को मिलती है। पर्वतों की ऊंचाई में बदलाव के साथ साथ इन वनों में बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। मुख्य वन कौन कौन से इसमें, ओक, चेस्टनट, देवदार, जूनिपर, सिनकोना, मैग्नोलिया आदि। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, कहते हैं भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन स्थित है। ये सुंदरवन डेल्टा जो कि फेमस है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में ये क्या है, ये वाले वन पाए जाते हैं। IUCN ने संरक्षण के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण कितने भाग में किया हुआ है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इन्होंने क्या किया है, प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सी प्रजातियां होती है? सामान्य प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, सुभेज्य प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक प्रजाति और विलुप्त प्रजाति। सामान्य प्रजाति कौन सी होती है? जिनकी जनसंख्या का स्तर क्या है? सामान्य है। उदाहरण के लिए मवेशी। मवेशी कौन होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? ये सामान्य प्रजातियां जो हर जगह पाई जाती हैं। संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी? जो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, यानी नकारात्मक कारक, अगर कोई भी हमने नेगेटिव काम किया या इनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो इनके पतन का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधे, भारतीय गैंडा, शेर की पूंछ वाला मकाक और सगाई और डॉल्फिन, ये सब क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। सूबे की प्रजाति यानी ये प्रजाति जो है जिनकी संख्या का स्तर इस तरीके से गिर रहा है कि जहाँ से निकट भविष्य में अगर इनकी संख्या जो गिर रही है अगर उस पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये किस प्रजाति में चले जाएंगे? ये संकटग्रस्त प्रजाति का पार्ट बन जाएंगे, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन। इनकी संख्या कम तो हो रही है लेकिन संकटग्रस्त जितनी कम नहीं है उनसे थोड़ी अभी ज़्यादा है, लेकिन अगर हमने इनकी संख्या पे कंट्रोल नहीं किया तो ये संकटग्रस्त बन जाएंगी। आगे देखते हैं दुर्लभ प्रजाति। छोटी आबादी, लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में जा सकते हैं। मतलब ये दुर्लभ एक आध इक्के दुक्के हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल। स्थानिक प्रजाति यानी जो किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे? स्थानिक प्रजाति। हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भेड़, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल, ये क्या है? स्थानिक प्रजातियों में आता है। विलुप्त प्रजाति यानी जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, प्रजाति जो ज्ञात संभावत की खोज के बाद नहीं मिली है, यानी जब इन्हें खोजा गया ये नहीं मिली तो क्या हो गई? ये विलुप्त प्रजाति। जैसे कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख, ये पूरे तरीके से क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हम इसे आगे कंटिन्यू बना के रखते हैं। वनस्पति जीव के ह्रास के क्या क्या कारण है ये देख लेते हैं। रेलवे, कृषि, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक वानिकी और खनन गतिविधि, इनके कारण क्या हो रहा है? वनस्पति और जीवों का ह्रास हो रहा है। और क्या कारण है? कहते हैं आज़ादी के बाद हमने कृषि विस्तार का जो वन क्षेत्र कर दिया, यानी कृषि में जब विस्तार कर रहे हैं हमने भूमि को किसे परिवर्तित कर दिया? कृषि भूमि परिवर्तित कर दिया गया है। इसकी वजह से जीवन जो है, जीवों का जो जीवन है वो ह्रास हो रहा है। आगे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई की जा रही है, जिससे वन्य जीवन जो है खतरे में आ रहा है। बड़े पैमाने पर जो विकास परियोजना जैसे बांध बना दी जाती है, नदी घाटी परियोजना बना जाती है, इनकी वजह से क्या होता है? वनस्पति और जीवों का ह्रास होता है। नदी घाटी परियोजना की वजह से जंगल साफ कर दिए जाते हैं। वनों की कटाई के लिए क्या जिम्मेदार है? खनन जो होता है, खनन के लिए वनों की कटाई करनी पड़ती है। उसके बाद इधर लकड़ी संग्रह का कारण क्या हो रहा है? जो वनस्पति की कमी आ रही है। भारत में जैव विविधता के पतन के क्या कारण हैं? कहता जो हम जीव जंतुओं के आवास का जो काट दे रहे हैं, विनाश कर दे रहे हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। शिकार करें, अवैध शिकार, वो भी जैव विविधता के पतन का कारण है। पर्यावरणीय विनाश जो कर रहे हैं, संसाधनों की असमान खपत कर रहे हैं, पर्यावरण बढ़ाई के लिए जिम्मेदार हम अंतर साझा कर रहे हैं, ये सब क्या है? जैव विविधता के पतन का कारण है। अधिक जनसंख्या भी जैव विविधता के पतन का एक कारण है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक जीवन पर? कहते जो जैविक नुकसान का प्राकृतिक नुकसान से गहरा संबंध होता है। जब भी किसी संसाधन में कमी आती है तो महिलाओं की मेहनत बढ़ जाती है और कभी कभी उन्हें संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए दिन में 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो क्या करती है? महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करती है। सूखा या बाढ़ व वनों की कटाई भी गरीबों को क्या करती है? प्रभावित करती है। वन व वन्य जीवों का संरक्षण करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कार्यक्रम सरकार ने किए हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं 1960 से लेकर 70 के दशक में संरक्षणवादियों ने एक राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की मांग की थी। इसीलिए 1972 में भारतीय वन्य जीवन अधिनियम को लागू कर दिया गया था। अखिल भारतीय संरक्षित प्रजातियों की सूची प्रकाशित की गई थी कि किस प्रजाति के कितने जानवर रहते हैं। शिकार पर प्रतिबंध लगाकर शेष आबादी की रक्षा करना और उनको आवासों को कानूनी सुरक्षा देना शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य बनाए गए थे सरकार द्वारा। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई और संरक्षण के और भी उपायों की हमने गहनता से खोज की। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम की शुरुआत 1972 में लागू हुआ था और बाद में 1980, 86, 91 में इसमें कुछ नए नए प्रावधान शामिल किए गए। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय ही नहीं है। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की कितनी जातियां हैं? 79 जातियां हैं। पक्षियों की 44 जातियां हैं। सरीसृपों की 15 जातियां हैं। जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने की क्या हो गई? कगार पर आ गई है। लगभग 1500 यानी 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो है टक्सोल। टक्सोल नामक रसायन जो कि कहाँ से मिलता है? हिमालयन यव से मिलता है, निकाला जाता है।
टक्सोल, ये क्या है? विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवा है, एकमात्र कैंसर की दवा। इसका नाम क्या है? टक्सोल। निकोबारी मेगापोड एक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है। एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से कितना है? 40 गुना ज्यादा है। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कितने वृक्ष हैं? यानी एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 28 वृक्ष हैं, जबकि कनाडा में कितने? एक व्यक्ति पे 8,953, 8,953। रशिया में कितने हैं? 4,461, अमेरिका में 716, चीन में 102, लेकिन इंडिया में कितने हैं? ओनली 28। कहते हैं एक सर्वे बताते हैं, एक रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण 1 सेल्सियस अधिक गर्म हो रहा है। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये देख लेते हैं। पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण करने के लिए अगर आप अपने आसपास वैरायटीज देखना चाहते हैं तो हमें जैव विविधता का संरक्षण करना पड़ेगा। जल, वायु और मृदा के संरक्षण के लिए भी जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। वनस्पति और पशुओं में अगर आप वैरायटी देखना चाहते हैं तो भी आपको जैव विविधता का संरक्षण करना पड़ेगा। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। वन और वन्य जीवन के संरक्षण के और भी कुछ उपाय देख लेते हैं। कहते हैं लोगों और समुदाय को जागरूक करके हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसी और भी योजनाएं ला सकते हैं। वन्य जीवों के अवैध शिकार को और संबंधित वस्तुओं पर हम क्या लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन पशु विहार की स्थापना कर सकते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की हम शुरुआत कर सकते हैं। वनों का वर्गीकरण, वन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं? कहता है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान वन है ये। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र कैसे हैं? आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। रक्षित वन क्या होते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, जितना भी वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा क्या है? रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, यानी ये गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं। अवर्गीकृत वन मतलब जो वन रक्षित नहीं है और आरक्षित नहीं है, इसके अलावा जो भी वन है वो और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के स्वामित्व में है उसे क्या बोला जाता है? अवर्गीकृत वन। वन संरक्षण से रिलेटेड कुछ लाइंस देख लेते हैं। कहते हैं हमारे देश के कई समुदायों में प्रकृति पूजन की बहुत पुरानी मान्यता है। हम में से कई लोग पीपल और बरगद के पेड़ों को पवित्र मानते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। वहाँ के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में कामयाब तो रहा है, उसके साथ साथ स्थानीय पौधों की प्रजातियों को, यानी जो वहाँ के स्थान पर जो पौधे जो प्रजाति ज़्यादा पाई जाती हैं उससे उन्होंने क्या किया? सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया है। इसके साथ साथ टिहरी में किसानों ने 2 आंदोलन चलाए थे। एक था बीज बचाओ आंदोलन और एक था नवदान्य आंदोलन। ये दोनों आंदोलन क्या दिखाते हैं? ये आंदोलन दिखाते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना भी विविध प्रकार की फसलों की कृषि का उत्पादन संभव है। भारत में प्रेरित वन प्रबंधन कार्यक्रम 36 वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को क्या कर रहे हैं? उजागर कर रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में, और इसके 1 साल बाद यानी 1973 में क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। याद रखना है आप लोगों को ये चीज़ें। आवासों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। संरक्षित जानवरों की एक अखिल भारतीय सूची प्रकाशित की गई थी कि कितने जानवर संरक्षित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिकार पर प्रतिबंध लगाकर जो वन्य जीव हैं उनके आवासों को कानून सुरक्षा देकर वन्य जीवों के व्यापार को रोक लगाई जाए और उनकी प्रजातियों की जो शेष आबादी है उनकी रक्षा की जाए। केंद्र और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य अभ्यारण्यों की स्थापना की है। केंद्र सरकार ने विस्तृत जानवरों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो जैसी विभिन्न परियोजनाओं की भी घोषणा की है जो गंभीर रूप से खतरे में है। आगे देखते हैं चैप्टर 3 जल संसाधन। जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कहते हैं पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध है उसमें से 97.5% जल जो है वो समुद्र और सागर में पाया जाता है और बाकी जो बचा 2.5% जल वो ताजे पानी के रूप में है। लेकिन इस ताजे पानी में से भी 70% जो है यानी इस 2.5 का 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी बर्फ के रूप में है, यानी उसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 133 स्थान पर है। जल की दुर्लभता और उसके कारण देखते हैं। जल की दुर्लभता का क्या अर्थ होता है? जल की कमी होना। उसका कारण क्या क्या है? जल का अत्यधिक उपयोग, यानी जब हमें ज़रूरत नहीं हम तब भी यूज़ कर रहे हैं और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि होनी, जनसंख्या वृद्धि होने से क्या हो गया? जल का यूज़ बढ़ गया है। अनियोजित जल निकासी व्यवस्था, यानी पानी के निकलने की व्यवस्था ही नहीं है, उससे भी क्या हो गया? जल की कमी हो रही है। औद्योगिकरण, सिंचित क्षेत्र और शुष्क ऋतु में कृषि का विस्तार करने से भी हमारे क्या हो रही है? जल की कमी हो रही है। विभिन्न असामाजिक समूहों में असमान वितरण से भी क्या हो रहा है? जल की कमी हो रही है।
जल संसाधन संरक्षण, कहते हैं जल संसाधन संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं में क्या किया जाता है, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध क्या होता है, कहते हैं बांध बहते पानी के बीच एक अवरोध खड़ा होना है, एक बैरियर खड़ा करना है जो जल के प्रवाह को बाधित करता है और उसे पीछे करता है। और क्या किसका निर्माण करता है, जलाशय या झील का निर्माण करता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना को नदी घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्यों कहा है, बांधों के उपयोग को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्हें कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। बांधों के क्या उपयोग है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यही आंसर लिखना है। अब बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि बांधों को बनाने का एक उद्देश्य नहीं है, बांधों से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी बांध से केवल सिंचाई नहीं होती बल्कि इनका उद्देश्य, इनका उपयोग बहुत सारे हैं। इस वजह से, इन कारणों से ही इसे बांधों को क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या क्या उपयोग करते हैं बांधों का वो देख लेते हैं। विद्युत का उत्पादन करने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग भी है बांध का। जल की आपूर्ति होती है, यानी जहाँ जल की कमी है वहाँ पे जल को पहुँचाया जा सकता है बांध बना के। बाढ़ नियंत्रण करता है, मनोरंजन करता है, नाव संचालन होती है। यानी बांध बनाने से जो एक तरफ जलाशय या झीलें बन जाती है वहाँ पे हम मनोरंजन, नाव संचालन कर सकते हैं। कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है, मत्स्य पालन को संभव बनाता है और भूमि अपरदन पर भी प्रभावी नियंत्रण करता है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी नदी की बहाव को कम करता है। अब देखते हैं बांध बनाने के दुष्प्रभाव क्या हैं, या फिर कह सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां। कहते हैं बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है, यानी जिसकी वो जमीन है उसको तो नुकसान हो रहा है ना इस चीज़ का, इसलिए उसका क्या है, उसकी हानि है। नदी की प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है, जिसका कारण बहुत ज़्यादा गाद जमा हो जाता है जो जलीय जीवों पर क्या करती है, बहुत बुरा असर डालती है। अत्यधिक जल के एकत्रित होने से जल से होने वाली बीमारियां व जल प्रदूषण में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। बांधों के निर्माण के लिए कई बार वहां के रहने वाले लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों को क्या करना पड़ता है, वहां से छोड़कर जाना पड़ता है। जल के अत्यधिक इस्तेमाल, अधिक सिंचाई से जमीन की गुणवत्ता घट जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े दो आंदोलन थे, पहला था नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। और क्या करते हैं, बांध नदी के जलीय जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित भी करते हैं। जल संरक्षण के एक और तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना। वर्षा जल संग्रहण की विधियां कौन कौन सी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में क्या होता है, इसे कहा जाता है गुल या कुल। बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर राजस्थान के कुछ एरिया में इसे टैंक या टाका कहा जाता है। जैसलमेर में इसे खड़ीन या जोहर कहा जाता है। और मेघालय में वर्षा जल संग्रहण की विधियों क्या कहते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा को बनाना क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 कृषि। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कृषि जो है देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया यानी पुरानी आर्थिक क्रिया है। ये भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिससे खाद्य की कमी को पूरा किया जाता है। इस क्रिया के माध्यम से उद्योगों के लिए कच्चा सामान तैयार किया जाता है। भारत जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। कृषि क्रिया से प्राप्त विभिन्न नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफी, मसाला आदि का निर्यात भी किया जाता है। यानी ये क्या करता है, व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, आयात निर्यात को भी, जिससे क्या हो रहा है, देश की आय बढ़ रही है। कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि 3 प्रकार की होती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक पार्ट है कर्तन एवं दहन कृषि, जिसे क्या बोलते हैं, झूम खेती या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है देखते हैं। भारत के कुछ ही भागों में की जाती है। यह कृषि छोटे खेतों पर आदिम कृषि यानी पुराने कृषि औजारों की मदद से की जाती है, जिसमें श्रम की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है। यानी खेत छोटे होते हैं, औजार पुराने होते हैं और श्रम ज़्यादा लगता है। इस प्रकार की कृषि करने वाले जो इलाके होते हैं खेती करने के लिए किस पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं। इस कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। किसान जमीन के छोटे टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के लिए खाद्य फसलें उगाता है, और जब भूमि को उपजाऊपन खत्म हो जाता है तब खेती करने के लिए जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ करता है। साफ कैसे करता है, ये वहाँ पे आग जला देता है और जो उससे राख उत्पन्न होती है ना, उस राख को एज अ खाद यूज करता है। किसान आधुनिक व उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह की खेती करने से उपज की मात्रा कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में इस तरह की कृषि क्या कहते हैं, इसे कहते हैं झूम कृषि।
कर्तन एवं दहन कृषि या झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? इसे अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। भारत में, विश्व में कई बार इसे मैचिंग के फॉर्म में दे देता है एग्जाम में। देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियतनाम में इसे क्या बोलते हैं? रे। इंडोनेशिया में लदांग, मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राजील में रोका रोका ब्राजील में, वेनेजुएला में कोनुको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। मैक्सिको मिल्पा, ब्राजील रोका, वियतनाम रे, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रहे। मध्य प्रदेश में इसे वेबर बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टे, हिमालय में खिल, झारखंड में कुरुवा, उत्तर पूर्वी में झूम, मणिपुर में पामलू, अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। तो दीपा याद रखेंगे आप, और आप मणिपुर में याद रखेंगे पामलू। उत्तर पूर्वी प्रदेश में आपको बताया दिया आपके नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है। और विश्व में आपको याद रखना है मोस्ट, मैक्सिको पे मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, ब्राजील में रोका और वियतनाम में रे। गहन निर्भर कृषि क्या होती है? इस तरह की कृषि सघन आबादी यानी ज्यादा आबादी वाले इलाके में की जाती है। इस कृषि में आप जैव रासायनिक पदार्थ और सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग करते हो। इस तरह की कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव रहता है। ये क्या होती है? श्रम प्रधान कृषि होती है, मेहनत ज्यादा होती है। उच्च उत्पादन के लिए, ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम इसमें रासायनिक उर्वरक और सिंचाई की अच्छी खुराक का उपयोग भी कर सकते हैं। भूमि धारण का आकार जो होता है उसमें अलाभकर होता है। वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि बात एक ही होती है। फसलों को केवल हम व्यावसायिक प्रयोग के लिए यानी बेचने के पर्पज से उगाते हैं, इसे बोलते हैं व्यापारिक कृषि। यह कृषि करने का एक आधुनिक तरीका है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के व्यावसायिकीकरण का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, उड़ीसा में ये आजीविका फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की कैसी कृषि है? वाणिज्यिक कृषि है। इसमें क्या कहते हैं? HIV बीज यानी हाई क्वालिटी ऑफ हाई यील्ड वैरायटी बीजों का यूज करते हैं। उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। रोपण एक प्रकार की व्यवसायिक खेती होती है। रोपण कृषि कौन किस क्या क्या उदाहरण है? चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब क्या है? रोपण खेती या व्यवसायिक खेती के उदाहरण है। अगर एग्जाम में रोपण कृषि आता है तो भी आप वही लिख सकते हो जो मैंने पहले बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। कृषि की वह विधि जो एक बड़े भाग में उन्नत किस्म के बीजों यानी अच्छे बीज, कीटनाशक और आधुनिक मॉडर्न यंत्रों को यूज करके एक निश्चित फसल का उत्पादन करता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना या निर्यात के उद्देश्य से, तो उसे कहते हैं रोपण कृषि। इसकी विशेषता क्या होती है? कृषि बड़े भाग पर की जाती है, खेतों का आकार बड़ा होता है, कृषि पद्धति भी मॉडर्न होती है, उपकरण भी मॉडर्न होते हैं, कृषि रसायनों का प्रयोग होता है, उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, और कच्चे माल का ये उत्पादन करता है। भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी है? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, यानी इन सब का उत्पादन जो है वो निर्वाह के लिए नहीं होता, व्यापार करने के पर्पज से होता है। इसे कहते हैं रोपण कृषि। भारत में फसलों के मौसम को समझ लेते हैं एक बार। भारत का शस्य प्रारूप भी बोला जाता है इसको। तो 3 प्रकार का होता है, रबी फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल को आप याद रखेंगे गेहूं 2 वर्ड्स का होता है ना, उस तरीके से रबी। ठीक है। और तापमान कम, देखो कम में भी 2 वर्ड्स हैं, तो रबी को आपको ध्यान रहेगा ऐसे कि इसको कम तापमान की जरूरत होती है। और इसका जो एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे गेहूं, चावल नहीं, 2 ही चीज़ों में कंफ्यूज होती है, गेहूं चावल। तो गेहूं किसका है? रबी। गेहूं में भी 2 वर्ड्स होते हैं, रबी में भी 2 वर्ड्स होते हैं। कम तापमान, कम में भी 2 वर्ड्स हैं, ज़्यादा में भी 3 वर्ड्स आते हैं, तो खरीफ। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी फसलों की बुवाई के समय तापमान कैसे चाहिए? कम तापमान चाहिए। जलवायु कैसी चाहिए? गर्म जलवायु चाहिए। और मानसून के अंत में लगाए जाते हैं, यानी तापमान कम, यानी कब होगा तापमान कम? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तापमान कम होता है। जो फसल अक्टूबर दिसंबर के बीच में अगर बोई जाएगी तो कटेगी कब? अप्रैल से जून के बीच में। उदाहरण क्या है? गेहूं, जौ, मटर और सरसों। और उत्पादक राज्य कौन से हैं? मेन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। खरीफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पतझड़, यानी इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून के शुरुआत में लगाई जाती है। तो मानसून की शुरुआत कब होती है? मई से जुलाई के बीच में, तो इसकी बुआई तब होती है। और इन फसलों के लिए अधिक तापमान चाहिए होती है, यानी गर्मी के टाइम पीरियड में ये बढ़ेंगी, और जैसे ही थोड़ा मौसम ठंडा होगा हम इसे काट लेंगे। ठीक है। इसकी कटाई कब होगी? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसमें उदाहरण क्या आता है? खरीफ चावल से स्टार्ट करो, चावल, बाजरा, अरहर, मक्का, गन्ना, ये सभी 3 वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं, और बाकी सारी प्रकार की दालें जो होती हैं वो खरीफ फसल में आती है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल। रबी और खरीफ के मध्य में जो फसल बोई जाती है उसे कहते हैं जायद की फसल। ये सब्जियों की खेती का उपयुक्त समय होता है। इसका बुआई का समय क्या है? अप्रैल से जून तक। उदाहरण में तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। फसलों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला खाद्य फसलें,
दूसरा नकदी फसलें, तीसरा बागवानी फसलें। खाद्य फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन और तिलहन, यानी जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। नकदी फसल यानी जिसे हम बेचेंगे, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट, कपास। बागवानी फसलें, फल, फूल और सब्जियाँ। भारत की मुख्य फसलें जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और मक्का दालें, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में बताओ या गेहूं की भौगोलिक दशा के बारे में बताओ, तो एक बार देख लेते हैं इसकी तरफ। चावल, मैंने आपको बताया चावल में 3 वर्ड्स हैं, तो चावल कौन सी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। गेहूं में कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं, तो गेहूं कौन सी फसल हो गई? रबी की फसल हो गई। मैंने बताया चावल खरीफ की फसल हो गई। और तापमान कैसे चाहिए होगा इसको? ज़्यादा तापमान चाहिए होगा। अब वैसे बारिश कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की ज़रूरत है। और ये कहाँ पर मिलता है? उत्तरी और पूर्वोत्तरी भारत में तटीय क्षेत्रों पे, डेल्टा क्षेत्रों में से उगाया जाता है। इसकी सिंचाई के लिए नहर सिंचाई और ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? सिंचाई के जरिए इसे हम उगा सकते हैं। गेहूं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी की भौगोलिक दशा के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे कि फसल का प्रकार, पहली हेडिंग हो गई, तो आप इसमें लिख देंगे ये जो फसल है खरीफ है तो खरीफ की फसल है, रबी है तो रबी फसल, ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे अंदर। फिर उसके बाद लिखेंगे तापमान, तो इसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है। फिर अगले लिखेंगे वर्षा, वर्षा कितने चाहिए इसका। फिर इसके बाद अगर कोई मिट्टी आपको पता है तो उसके बारे में, मृदा के बारे में भी लिख देंगे। या फिर आप लिखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस तरीके से आप उसके बारे में पॉइंट्स बना के लिखेंगे आंसर को। आगे देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं क्या है? उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की मुख्य खाद्यान्न फसल है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की मुख्य खाद्य फसल है। ये कौन सी फसल का प्रकार है? रबी की फसल का प्रकार है। इसका क्या है? फसलों को बढ़ने के लिए ठंडा सीजन चाहिए और पकने के लिए तेज धूप चाहिए होती है। वर्षा क्या चाहिए? चावल से कम वर्षा, यानी 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। भारत के 2 महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। एक पश्चिम भारत में गंगा और सतलुज के बीच का मैदान, दूसरा दक्कन का काली मृदा वाला क्षेत्र। गेहूं की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं मोटे अनाज में किस किस को लेते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये भारत में उगाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। ये कौन से क्षेत्र में उगाए जाते हैं? जहाँ पे नमी होगी, नमी वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं और जहाँ मुश्किल सिंचाई की जरूरत होती है। रागी शुष्क क्षेत्र की फसलें हैं जो लाल, काली, बालूदार, चिकनाई और छिछली काली मृदाओं में होती है। देखिए मृदा का प्रकार दे रखा है। कर्नाटक जो है सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य है। उसके बाद कौन किसका स्थान आता है? तमिलनाडु का स्थान आता है। मक्का के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारे दोनों के काम में आती है। किसका एग्जाम्पल है? ये खरीफ के एग्जाम्पल है। तापमान कैसे चाहिए होता है? 21-27 डिग्री अधिक तापमान की जरूरत है। मक्का पुराने जलोढ़ मृदा के मिट्टी में उगता है ये। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्या है? मक्का के उत्पादक राज्य हैं। दालों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत जो है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी उत्पादन सबसे ज़्यादा यही करता है और उपभोग भी सबसे ज़्यादा यही करता है। ये दाल जो होती हैं ये क्या होती है? प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। और भारत में दाल मुख्यतः उगाई जाती है कौन कौन सी है? अरहर की, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। दालों को क्या आता है? कम नमी की जरूरत होती है। ये शुष्क मौसम को भी झेल लेते हैं। भारत में कब कहाँ कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये क्या है? प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं। देखिए मोस्टली जो नाम है हर फसल में आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो अगर आपको कोई राज्य का नाम नहीं याद आता तो आप इसी राज्य का नाम उसमें लिख देंगे। लेकिन देखते हैं अखाद्य फसलें कौन सी हैं जिनका हम खाने में यूज़ नहीं करते। रबड़, रेशेदार फसल, कपास और जूट। आगे देखते हैं जो रबड़ है वो ये भूमध्यवर्ती फसल है, लेकिन विशेष स्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इससे क्या होती है? आर्द्र जलवायु चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होगा। तापमान भी इसे अच्छा खासा चाहिए, 25 डिग्री से अधिक तापमान चाहिए। इसकी खेती कहाँ होगी? केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में होती है। रेशेदार फसल पढ़ते हैं। रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं? कपास, जूट, पटसन और प्राकृतिक रेशम, ये क्या है? रेशेदार फसलें हैं। पहली 3 फसलें मृदा में उगाई जाने वाली फसलों से निकाली जाती है, जबकि चौथा जो खासकर शहतूत के पेड़ पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़े से, यानी कपास, जूट और पटसन, ये क्या होती हैं? मृदा में उगाई जाती हैं। जबकि जो रेशम होता है वो क्या मिलता है? वो शहतूत के पेड़ जो कीड़े होते हैं उससे मिलता है। इसका नाम क्या होता है? कोकून। रेशम के उत्पादन के लिए उसके कीड़े को जो पालते हैं उसे कहते हैं रेशम उत्पादन कहलाता है। ठीक है। कपास, सिल्कवॉर्म। कपास क्या होता है? कपास की खेती जो होती है, मैंने बताया था पीछे आपको मृदा वाले चैप्टर में कि कपास के लिए काली मृदा सबसे अच्छी होती है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, ज़्यादा तापमान, बारिश कम चाहिए, सिंचाई और ठंड मुक्त तेज धूप चाहिए होती है। कैसी फसल है कपास? खरीफ की फसल है और इसे पकने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं।
जूट, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट जो है पहाड़ के मैदान में अच्छी तरह सिंचित भूमि में उगता है, जहाँ मृदा हर साल क्या होती रहे, नई नई बदलती रहे। उच्च तापमान होना चाहिए, तो उच्च तापमान बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में होता है। इन फसलों के अलावा हम चाय और कॉफ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। चाय की खेती क्या होती है, रोपड़ कृषि का उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। ये चाय के पौधे की पत्तियों से बनता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लेके आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का जो पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवे क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है, यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में कौन आता है, असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय वगैरह जगह पे भी चाय उगाई जाती है। 2017 में 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया था। जैविक खेती के कारण जैविक चाय का भी उत्पादन बढ़ रहा है। इसकी खेती मुख्यतः कहाँ होती है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन में की जाती है। कॉफ़ी, कॉफ़ी को कहवा भी कहते हैं। कॉफ़ी की जो खेती होती है वो छायादार स्थानों पर की जाती है, यानी जहाँ पर छाया रहे। कॉफ़ी की खेती करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, ना ज़्यादा शीत ना ज़्यादा उष्ण, यानी ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त दोमट मिट्टी की। कॉफ़ी किसमें होता है, दोमट मिट्टी में। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। कौन सी किस्म की, अरेबिका, जो प्रारंभ में कहाँ से आई थी, यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी का विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कृषि प्रक्रिया समझ लेते हैं। कृषि की क्या प्रक्रिया है, पहले क्या किया जाता है, उसके बाद सबसे पहले जुताई की जाती है भूमि की, फिर बीजों की बुआई की जाती है, फिर उसकी सिंचाई की जाती है भूमि की, फिर हम निराई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, खाद डाल कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, फिर जब फसल आ जाती है उसे कटाई करते हैं, उसकी थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग तक फसल में से जो कचरा है उसे हटाते हैं और फिर उसमें से हमारा अनाज निकल आता है। तो ये किस चीज़ की प्रक्रिया है, ये कृषि की प्रक्रिया है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कुछ बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी। जो भारत है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। गन्ना जो है भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है, यानी व्यापारिक फसल है। ब्राजील के बाद भारत जो है गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने की खेती के लिए हमें काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। मूंगफली जो है वो तिलहनी फसल है। मूंगफली की तिलहनी फसल जिससे तेल निकाला जाता है। मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास, दोमट और बलुई दोमट की आवश्यकता होती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उगाई जाती है। दुनिया में चाय उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। 2013 के अकॉर्डिंग भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। फसल चक्र क्या होता है, कहता है फसल की उत्पादकता और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों को उगाना, क्योंकि अगर हम एक ही फसल को बार बार उगाते हैं तो उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। लेकिन आपको अपने फसल की उत्पादनता को बढ़ाना है, यानी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है और भूमि की शक्ति को, उर्वरता शक्ति को, उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है। तो आप क्या करेंगे, भूमि के एक टुकड़े पर अलग अलग फसलों को उगाएंगे। जो आप अलग अलग फसलें उगा रहे हो इसे बोला जाता है फसल चक्र। श्वेत क्रांति क्या होता है, दूध उत्पादन वृद्धि के लिए, पशुओं की नस्ल में सुधार लाने के लिए आधुनिक तकनीक का जो उपयोग करते हैं उसे कहते हैं श्वेत क्रांति। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। हरित क्रांति क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमने HYV हाई यील्ड वैरायटी बीजों का उपयोग किया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं उसे कहते हैं हरित क्रांति। जूट की खेती जो होती है गर्म और नम जलवायु में होती है। जूट कैसा है, रेशेदार पौधा है। इसका प्रयोग बोरी, दरी, त्रिपाल, टाट, रस्सियाँ बनाने में भी किया जाता है। भारत में कहाँ पे होती है इसकी खेती, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में होती है। और जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं चैप्टर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व जिसकी एक निश्चित संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है, जिससे हम खनिज को प्राप्त करते हैं। अयस्क यानी खनिज हम किससे मिलता है, हमें खनिज अयस्क से हमें खनिज मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शैल जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलता है और जिसे हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं अयस्क। खनिजों का वर्गीकरण कर लेते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज, बहुमूल्य खनिज। ठीक है, लौह खनिज क्या होते हैं, जिसमें लोहे का अंश होता है उसे लौह खनिज कहेंगे। जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें लोहा पाया जाता है, ये क्या हो गए, लौह खनिज हो गए। अलोह खनिज यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं होता, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, इन सब में लोहे का
अंश नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अलोह खनिज। बहुमूल्य खनिज कौन से होते हैं, जो बहुत महंगे पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन्हें क्या बोला जाता है, बहुमूल्य खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, वह खनिज जिसमें धातुओं का अंश नहीं होता, यानी धातु जिसमें धात्विक यानी जिसमें धातु का अंश होता है, अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं होता, जैसे कि अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। कई बार धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर आ जाते हैं। तो पहले तो आप ये बता देंगे धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है, फिर दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर धात्विक खनिज में उसके प्रकार लिख दीजिए और अधात्विक खनिज में इनके नाम लिख दीजिए। ऊर्जा खनिज क्या होता है, वो खनिज जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है, यानी पूर्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। आगे देखते हैं खनिजों के प्राप्ति हिस्से, यानी खनिज हमें किस किस से मिलते हैं, आग्नेय तथा कायांतिक चट्टानों से मिलते हैं। क्या क्या मिलता है आग्नेय कायांतिक चट्टानों से, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अवसादी चट्टानों से क्या मिलता है, कोयला, पोटाश, सोडियम नमक। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से क्या मिलता है, बॉक्साइट। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बॉक्साइट किससे मिलता है, तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन से मिलता है। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में क्या क्या मिलता है हमें, सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम। महासागरीय जल से हमें क्या क्या मिलता है, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। खनिजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। क्या है, पहला लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क को औद्योगिक विकास का मेरुदंड कहा जाता है, यानी बैकबोन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लौह अयस्क के इतने यूजेस हैं, हर चीज़ में लौह अयस्क का यूज़ किया जाता है। कहीं पूछा जाए कि लौह अयस्क को बैकबोन क्यों कहा जाता है या स्टील को आधारभूत क्यों कहा जाता है, तो आपको उनके यूजेस बताने हैं कि इनके कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, इनके यूज़ के बिना कोई काम नहीं हो रहा आजकल। ये सब बातें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। तो मैग्नेटाइट जो होता है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक में पाया जाता है। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना होता है, 70% होता है, और हेमेटाइट में कितना होता है, 50 से 60% होता है। यानी जिसमें लोहे की मात्रा जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा माना जाएगा। तो सबसे अच्छा लोहा अयस्क कौन सा माना जाता है, मैग्नेटाइट। लिमोनाइट में लोहांश की मात्रा कितनी होती है, 54%, और ये कहाँ मिलता है आपको, रानीगंज, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। साइडराइट में सबसे कम लोहा पाया जाता है, यानी 50 से भी कम परसेंटेज में। मैग्नीज देखते हैं, मैग्नीज क्या होता है, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, लोहा और इस्पात बनाने तथा मिश्र धातु तैयार करने में किया जाता है। इसका और उपयोग क्या है, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, कीटनाशक बनाने में करते हैं, पेंट और बैटरियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ मिलता है ये हमें, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी साउथ साइड में मिलता है ये हमें। तांबे का यूज़ आपको पता ही है, बर्तन बनाने में करते हैं, बिजली बनाने, बिजली के तार बनाने में, और जब हमें कोई मिश्र धातु बनानी होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, तांबे का। ये हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, यानी मिडल वाला एरिया। बॉक्साइट क्या है, ये एक ऐसा अयस्क है जिससे एल्युमिनियम निकलता है। एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का उपयोग किसके लिए करते हैं, हवाई जहाज बनाने में, बर्तन और अन्य घरेलू चीज़ें, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है। ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में जाता है। मोस्टली आप देख रहे होंगे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब नाम बार बार आ रहे हैं, इन नामों को ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से बना होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, लोह गलन उद्योग में होता है, रसायन उद्योग में किया जाता है। कहाँ मिलता है, वही कॉमन नेम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। माइके का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। भारत में लोह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पाना है ये देख लेते हैं। लोह अयस्क के मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक उड़ीसा झारखंड पेटी है, एक महाराष्ट्र गोवा पेटी है, एक बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी है, एक है आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ये 4 पेटी है, इनके थोड़े बहुत नाम आपको याद होने चाहिए। उड़ीसा झारखंड, महाराष्ट्र गोवा, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यहाँ पे लोह अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं। जो हमने ऊर्जा खनिज पढ़ा था वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है परंपरागत और एक होती है गैर परंपरागत। तो पहले हम परंपरागत पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। अब पढ़ते हैं कोयले के बारे में। ये भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। इसको इस्तेमाल लोहा और इस्पात के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पेट्रोलियम देखते हैं, ये भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत बन गया है। इसका इस्तेमाल भी लोह इस्पात निर्माण में किया जाता है और इसका उपयोग रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, मतलब इससे क्या होता है,
इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। बिजली, भारत में स्थापित पूंजी क्षमता, ताप विद्युत, यह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से पैदा होती है। यह असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। पन बिजली, यानी बिजली भी देखो 3 प्रकार की दे रखी है, ताप, पन और परमाणु। ताप बिजली पढ़ लिया आपने, इसे किससे होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से पैदा होती है। पन बिजली क्या होगा? जब बहुत ऊपर से पानी उत्पन्न गिरा रहे हैं, यानी बांध से जो बिजली बनती है उसे क्या कहते हैं? पन बिजली। परमाणु बिजली कौन सी होती है? जो यूरेनियम और थोरियम से बन रही होती है। ठीक है। पन बिजली कहाँ कहाँ फेमस है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा में। और परमाणु बिजली कहाँ कहाँ फेमस है? तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा, यानी नीचे नीचे साउथ साइड में। 6 परमाणु, भारत में कितने हैं? 6 परमाणु विद्युत संयंत्र हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में देखते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और अन्य परंपरागत स्रोत। देखिए, परंपरागत स्रोत मतलब जो खत्म हो सकते हैं, और गैर परंपरागत मतलब जो खत्म नहीं हो सकते। ठीक है। सौर ऊर्जा कैसे? कहता है धूप को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। इसका उपयोग क्या होता है? सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में किया जा रहा है, पंपिंग में किया जा रहा है, पानी गर्म करने में, रेफ्रिजरेटर तथा गली सड़कों पर बिजली जलाने में किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में है। पवन ऊर्जा पढ़ते हैं, जब पवन को यूज करके हम ऊर्जा बनाए तो पवन ऊर्जा, सौर को यूज करके जब बिजली बना रहे हैं तो सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? भारत के पास 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। कौन कौन से वितरक है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म पेटी कहाँ पर है? ये 150 मेगावाट की है। ये तमिलनाडु, गुजरात के सर्वाधिक अनुकूल स्थान है इसके। प्राकृतिक गैस में क्या आता है? बायोगैस आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या कहते हैं? झाड़ियों से और कृषि अपशिष्ट पदार्थों से इसका उत्पादन किया जाता है। पशु मानव अपशिष्ट जो है उसका क्या किया जाता है? घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उत्पादन के में इस्तेमाल किया जाता है। उन्नत चूल्हा जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले चूल्हों में लकड़ियां और गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है? काफी मात्रा में धुआं निकलता है। अन्य गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के अंदर ताप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र की लहरों की जो तेज होता है उससे उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ज्वारीय या लहरी ऊर्जा। खनन देखते हैं, खनन क्या होता है? कहते हैं पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। जब हम पृथ्वी को खोद के, यानी जमीन खोद के धातु, अयस्क वगैरह निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खनन। कहते हैं क्वेश्चन आ सकता है खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? तो उसके रीजन है क्योंकि इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या करते हैं? दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल व हानिकारक धुएं में क्या होता है? इन्हें सांस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? श्रमिकों को फेफड़ों संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कई बार खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने का डर भी बना रहता है। कई बार खदानों के छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आपने भी हाल ही में केस सुना होगा कि खदानों में कई मजदूर फंस गए थे। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि का और मिट्टी का अपक्षय होता है, यानी भू निम्नीकरण और मृदा अपरदन का कारण भी क्या है? खनन उद्योग है। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये देख लेते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि खनिज हमारे उद्योग और कृषि का क्या है? आधार है, यानी उद्योगों में और कृषि दोनों को करने के लिए खनिजों की आवश्यकता पड़ रही है और ये नवीकरणीय योग्य नहीं है, यानी अगर एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा से हम पैदा नहीं कर सकते हैं, दोबारा से इसका उत्पादन नहीं कर सकते। निक्षेपों की कुल मात्रा भी बहुत ही कम है। जो हमारे पास खनिज उपलब्ध है उसकी मात्रा क्या है? बहुत कम है। अगर इनका हम निर्माण करने की सोचें भी तो उसके निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इसके संरक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस समय हम बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ खनिज बचा के रखने होंगे, इसलिए हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। खनिज संसाधनों संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? कहते हैं खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी को कम हो। जहां तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें। प्लास्टिक कौन सी? वही प्रमाणित प्लास्टिक जिसका यूज करने के लिए कहा जा रहा है। खनन व खनन प्रक्रियाओं में धातु बनने तक कम से कम इसका व्यय करना चाहिए। रद्दी एवं पुराने माल को पुनः उपयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से प्लान कर लो तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये अलग अलग लिख देना। खनिजों का पुनः चक्रण पहला, खनिजों का पुनः उपयोग दूसरा। नियोजित व सतत पोषण तरीके से, यानी जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, इस तरीके से खनिज को यूज करो और आने वाली पीढ़ी के लिए बच सके, इस तरीके से खनिज को यूज करो। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना शुरू कर दो, जैसे कि अब सीएनजी की खोज की जा चुकी है। अब पेट्रोल डीजल की जगह कौन सी कारें आ रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी कारें आ रही हैं। ठीक है। और अब पहले बिजलियां पानी से और कोयले से बनाई जाती है, बिजली किससे बनाई जा रही है? सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है, पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो ये भी खनिज संसाधनों के संरक्षण का एक बहुत अच्छा तरीका है।
भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों बताइए? क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, इससे प्रदूषण नहीं होता। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। निम्न वर्ग के लोग भी इससे आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए भारत में क्या है, सौर ऊर्जा का भविष्य आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगी। इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। कुद्रेमुख क्या है? कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के मुख से मिलती जुलती है। इसी तरीके की छत्तीसगढ़ में जो स्थित बेलाडीला की पहाड़ियां हैं, इसका नाम बेलाडीला क्यों पड़ा? क्योंकि ये बैल का जो पीछे हम्प निकला होता है, इसके जैसा लगता है देखने में, जिसके कारण इसको बोला जाता है बेलाडीला। रेड होल खनन क्या होता है? कहते हैं भारत के उत्तर पूर्व के जोवाई और चेरापूंजी में कोयला खनन परिवार के सदस्य, जो कोयला खनन होता है वो परिवार सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग, यानी आगे से तो बड़ी, अंदर से छोटी होती चलेगी, इस तरीके की सुरंग खोदते करते हैं। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित कर दिया है। यानी आप रेड हॉल खनन नहीं कर सकते, यानी चूहे के जैसा हॉल नहीं बना के खनन की प्रक्रिया को नहीं कर सकते। एल्युमिनियम की जो खोज की बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय जो था, नेपोलियन का जो तीसरा वो था, अपने कपड़े पर एल्युमिनियम के बने हुए हुक को बटन पहनता था और खास मेहमानों को एल्युमिनियम से भरे बर्तन में खाना खिलाता था। और 30 साल बाद क्या हुआ, पेरिस में भिखारियों के पास भी एल्युमिनियम के बर्तन पाए जाना एक आम बात सी हो गई थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में उसका उत्पादन करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। यानी जो पदार्थ हमें कृषि से प्राप्त होता है उसके हम क्या करते हैं, उसके मूल्य में चेंज कर देते हैं, उसके रूप में चेंज करके उसका अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में बाई चांस विनिर्माण के बारे में ना समझ में आए कि क्या होता है, तो आप इसका इंग्लिश फॉर्म ज़रूर पढ़ लेना, जो लिखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी बनाया जाता है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इसमें क्या लिखना है। विनिर्माण का क्या महत्व होता है? देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है देश के आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है, तब भी आपको यही लिखना है, उसका महत्व ही लिखना है। तो क्या क्या महत्व विनिर्माण का? पहला, कृषि की आधुनिकीकरण में सहायक है ये, यानी कृषि को क्या कहते हैं, मॉडर्न बनाने में हेल्प कर रहा है ये। अलग अलग इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहा है और जो यहाँ से हमें कच्चे पदार्थ मिल रहे हैं उसको रूप चेंज कर दे रहा है, उस वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। रोजगार की उपलब्धता कराता है, बेरोजगारी को भी कम करा रहा है, गरीबी कम करा रहा है। वाणिज्य व्यापार को बढ़ाकर अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर रहा है, यानी जब हम वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं तो उससे क्या बढ़ता है? आयात निर्यात बढ़ता है, यानी इससे व्यापार बढ़ रहा है, जो कि देश के लिए क्या है, आर्थिक आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि देश की आय को बढ़ाता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाता है, लोगों की आय में सुधार करता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है। और इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बनाकर विदेशों में बेचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। उद्योगों की अवस्थिति के भौतिक कारक क्या क्या हैं, यानी इंडस्ट्रीज को हम कहाँ लगाएं, इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में पढ़ लेते हैं। भौतिक कारक के 3 हेडिंग है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो पहले आप एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, जिसे भौतिक कारक बीच में लिख देना और फिर उसकी तरफ 3 साइड पॉइंट लगा के सर्कल बना के 3 पॉइंट लिख देना, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन और कच्चे माल की उपलब्धता। और बाद में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो, और नहीं अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको छोटी सी फॉर्म में लिख देंगे। पहला पढ़ते हैं, अनुकूल जलवायु कैसे प्रभावित करती है। कहते हैं उद्योगों में वृद्धि के लिए वहाँ की जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी लोग इंडस्ट्रीज लगाना वहीं प्रेफर करते हैं। शक्ति के साधन, उद्योगों में मशीन लगाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो जिस जगह पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को लगाने में प्रेफर करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योगों की स्थापना वहीं करनी चाहिए या वहीं पर होती है जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जैसे अगर आपको चीनी उद्योग लगाना है तो आप कहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे इसकी, चीनी उद्योग की? तो जहाँ पर क्या होगा, गन्ने की खेती होगी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, चीनी उद्योग को लगाने की प्रेफरेंस देंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन कौन से हैं, यानी इंडस्ट्रीज कहाँ लगेगी, उसकी लोकेशन को कौन कौन से जो ह्यूमन फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। पहला तो है श्रम। कहते हैं उद्योगों में श्रम आपूर्ति के लिए कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त लोगों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ ऐसे लोग हमें लगता है कि अधिक मिल जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन इंडस्ट्रीज को लगाना प्रेफर करेंगे। पूंजी, उद्योगों में पूंजी निवेश एक मूलभूत तत्व होते हैं, यानी अगर आपके पास पूंजी है तो आप पूंजी को देखते हुए उद्योग को लोकेट करोगे। बाजार, वहाँ पे बाजार भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आपका माल तो बन के तैयार हो गया लेकिन बाजार वहाँ से बहुत दूर है तो आपकी सारी कॉस्टिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट पे ही आ जा रही है।
परिवहन एवं संचार भी होना चाहिए, यानी कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए भूमि एवं जल परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी आप बिजनेस को वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। आधारित संरचना, उद्योगों के निर्माण में संरचना महत्वपूर्ण है, जैसे परिवहन संचार के साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकता आदि। उद्यमी, उद्यमी कौन होते हैं? जो उद्योग को स्थापित करेंगे। उद्योग को स्थापित करने वाले लोगों द्वारा भी उद्योगों की लोकेशन को प्रभावित किया जाता है। सरकारी नीतियां, सरकार की तरफ से जो भी नीतियां बनाई जाती है, जो भी योजनाएं चालू की जाती है, वो भी उद्योगों के लिए क्या होती है? लाभकारी होती है और उसे प्रभावित करती हैं। अब देख लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण या उद्योगों के प्रकार। उद्योगों को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर, भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा या भार के आधार पर। कई बार आपको क्या होता है, या तो उद्योगों का प्रकार पूछ लेगा या फिर कोई भी दो चीज़ देके उसके बीच में डिफरेंस पूछ लेगा कि क्या होता है। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे आपको डिफरेंस ऐसे ही लिखना है, टी फॉर्म में लिखेंगे आप डिफरेंस को ऐसे करके। और आप क्या करेंगे, एक साइड उसे क्या होता है ये लिखेंगे, मतलब बेसिक जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल दे देंगे। 2 पॉइंट्स इनफ है अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो। और उसके साथ साथ आप इस तरीके के डायग्राम भी बना देंगे। तो पहला देखते हैं, आइए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है खनिज आधारित उद्योग, दूसरा होता है कृषि आधारित उद्योग। यानी जब हम कच्चे माल के लिए खनिज पे डिपेंड हो जाएं तो वो हो जाता है खनिज आधारित उद्योग, और जब हम कच्चे माल के लिए किस पे आधारित हो जाएं, कृषि पे आधारित हो जाएं, तो वो होता है कृषि आधारित उद्योग। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम उद्योग और मशीन औजार उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग। तो ये क्या होते हैं? खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी, वस्त्र तेल। इन सबसे रिगार्डिंग जो भी उद्योग होते हैं वो कौन से उद्योग होते हैं? कृषि आधारित उद्योग। भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग मतलब आप इंडस्ट्री में कुछ ऐसा सामान बना रहे हैं जो दूसरी किसी इंडस्ट्री के लिए बेस का काम कर रहे हैं, कच्चे माल का काम कर रहा है। और उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं कि आप कुछ ऐसा सामान बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में जो कि सीधा लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, यानी उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जा रहा है। पढ़ते हैं, जिनके उत्पादन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग पर निर्भर करते हैं। जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर हम क्या करते हैं, दूसरे उद्योग पर निर्भर है। हाँ, उस जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा, यानी जब हम लोहा बनाते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए तो लोहा तैयार माल हो गया, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसके लिए लोहा जो है वो क्या है, आपका कच्चा माल होता है, इसलिए ये क्या है, आधारभूत उद्योग हो गया। उपभोक्ता उद्योग बता रहा है जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सीधा उपभोक्ता द्वारा इसका उपभोग कर लिया जाता है, तो ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग होगा जब अगर हम अपनी इंडस्ट्री में इन सामानों को बनाते हैं तो। आगे देखते हैं, पूंजी निवेश के आधार पर भी 2 उद्योग होते हैं। पहला लघु उद्योग और दूसरा होता है वृहद उद्योग। लघु मतलब छोटा, जिसका स्केल क्या हो, जिसका साइज क्या हो, छोटा हो। वृहद माने जिसका साइज क्या हो, बड़ा हो, लेकिन पूंजी के आधार पे छोटा बड़ा। पूंजी कैसे? अगर आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उसमें 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, अधिकतम मतलब मैक्सिमम आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 1 करोड़ है, तो लघु उद्योग। और अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कर रहे हैं तो वृहद उद्योग। आप इसे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। आप इसे सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग भी लिख सकते हैं। सार्वजनिक उद्योग के कौन से उद्योग होते हैं? जब इंडस्ट्रीज पर किसका स्वामित्व होता है, यानी उसका इंडस्ट्री का मालिक कौन होगा, सरकारी एजेंसियां होंगी या सरकार द्वारा उसको संचालित किया जा रहा होगा, तो वो कौन सा उद्योग हो जाएगा? सार्वजनिक उद्योग। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक उद्योग है। निजी क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, निजी उद्योग कौन से हो जाएंगे? जिन इंडस्ट्रीज पर जिन जिन इंडस्ट्रीज पर किसका स्वामित्व होगा, किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह का स्वामित्व होगा, यानी मालिक कोई व्यक्ति होगा, सरकार नहीं होगी, तो उसे कहेंगे हम निजी उद्योग। एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, ये सब क्या हो गए, ये सब निजी क्षेत्र के एग्जाम्पल्स हो। संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र कौन से होते हैं? जब उद्योगों का स्वामित्व जो है सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में होती है, दोनों मिला के चलाते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। इसमें किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? इसमें जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र कौन से होते हैं? जब कच्चे माल को प्रदान करने वाले और श्रमिक दोनों हाथ में मिलाकर बिजनेस को स्वामित्व संभालेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? सहकारी क्षेत्र। इसका क्या होता है? इसका एग्जाम्पल आप डेयरी देख सकते हो, जैसे अमूल की डेयरी जो होती है, मदर डेयरीज होती है, ये सब क्या है? सहकारी क्षेत्र का एग्जाम्पल है। कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर
या भार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं? 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला भारी उद्योग, दूसरा होता है हल्के उद्योग। यानी जो अधिक भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके भारी सामान उत्पादन करते हैं, उसको कहते हैं भारी उद्योग। और जो कम भार वाले कच्चे माल को यूज़ करके और हल्का माल तैयार करते हैं, यानी वेट में हल्का होता है माल, तो उसे क्या कहते हैं? हल्के उद्योग। जैसे कि भारी उद्योग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात, आयरन स्टील। और हल्के उद्योग क्या हो गया? विद्युत उद्योग, जो बिजली बनाने वाला इंडस्ट्रीज है, तो वो किस में आ जाएगा? हल्के उद्योगों में आ जाती है। लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं। कहते हैं कल्टी बर्नपुर के लोह निर्माण कार्य ने 1870 में स्थान उत्पादन शुरू किया था। पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र कहाँ लगा था? 100 साल बाद 1917 में जमशेदपुर में लगा था। इस उद्योग में इस्तेमाल लाए जाने वाले कच्चे माल कौन कौन से होते हैं? लोहा अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज अयस्क होता है। केवल विशाखापट्टनम की तटीय अवस्थिति ही ऐसी है जो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इन संयंत्रों का प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है? सेल करती है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी लिमिटेड। अब 2019-20 में कितना हुआ है? 102 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है और वह दुनिया में कच्चे इस्पात उत्पादकों में कितने नंबर पर है? भारत दूसरे स्थान पर है। आइए लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में कुछ और ही बातें जान लेते हैं। ये जो उद्योग होता है वो किसी राष्ट्र के औद्योगिक विकास की आधारशिला होता है। कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाली देश की पहली इकाई 1874 मैंने आपको बताया था, कुल्टी नामक स्थान पर अस्तित्व में आई थी, जिसे बंगाल आयरन वर्क्स का नाम दिया गया था। टिस्को को देश का सबसे पुराना कारखाना माना जाता है, जो कि 100 साल बाद यानी 1974 में स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। लोहा तथा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्य उद्योग इसी से बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। यानी आप कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो बिना आयरन और स्टील के यूज़ किया है बन जाए। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का क्या अनुपात होना चाहिए? 4:1 का अनुपात होना चाहिए। 4 लोहा अयस्क, 2 कोकिंग कोल और फिर 1% चूना पत्थर, ये इसका रेशो होना चाहिए। कहते हैं वर्ष 2016 में 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण का संसार में कच्चा इस्पात उद्योगों में कौन से स्थान पे था? तीसरे स्थान पे था। और बाद में कौन से स्थान पे आ गया? अभी दूसरे स्थान पे आ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। मैंने बताया था सेल के माध्यम से। भारत के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोह तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित यानी खुले हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण यह है कि लोहा इसकी कम लागत है, वहाँ पर उच्च कोटि का कच्चा माल मिल जाता है और निकट ही मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट खर्चा भी बहुत कम आ रहा है, श्रमिक भी सस्ते हैं और स्थानीय बाजार भी वहाँ पे पास में ही है। इसलिए छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ये इंडस्ट्री ज़्यादा लोकेट करती है। भारत में इसका अभी तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया। उसके कारण क्या है कि लागत ज़्यादा आती है। कोकिंग कोयले की, यानी हमारे यहाँ कोयले की क्या है? सीमित उपलब्धता है। श्रमिक कम उत्पादकता करते हैं। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है और अविकसित अवसंरचना के कारण भी भारत में इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। देखते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन यानी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहते हैं। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी के अल्पुरम रिडक्शन वर्क्स द्वारा पहली बार 1938 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास स्थित है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये क्यों? क्योंकि ये हल्का, जंग अवरोधी और ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। इस उद्योग की स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं वो क्या है? नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए, यानी बिजली प्रॉपर आनी चाहिए, और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। ये देखते हैं रसायन उद्योग। यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसमें वे सभी उद्योग आते हैं जो औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल में तेल, प्राकृतिक गैस, जल, धातु, खनिज आदि को अन्य उत्पादों में परिवर्तित कर देते हैं। भारत में क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। कार्बनिक रसायन में कौन कौन से रसायन शामिल है? पेट्रो रसायन शामिल है, जिससे कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक और दवाइयाँ बनाने में काम आती है। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल होते हैं। और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग की कितनी भागीदारी है? 3% की भागीदारी है। और ये उद्योग क्या होगा? एशिया में तीसरा सबसे बड़ा और विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। उर्वरक उद्योग। भारत में जो उर्वरक उद्योग है, जमीन की उत्पादक क्षमता यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पानी में घुलनशील, यौगिक है और खनिजों से समृद्ध होता है। उर्वरक उद्योग जो होता है नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द ही केंद्रित होता है। हमारे देश में पोटाशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटाश का आयात करते हैं। यानी उर्वरक उद्योग में पोटाश को दूसरे देशों से खरीदा जाता है। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है, क्योंकि ये कृषि में उत्पादकता बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है।
सीमेंट उद्योग, ये उद्योग क्या है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ खुला था? गुजरात में पोरबंदर में स्थापित किया गया था। इस उद्योगों को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन, कोयला व विद्युत आवश्यक है इसके लिए। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता ज़्यादा होती है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, ये सूचना से संबंधित उद्योग होता है। इसका प्रयोग योजना बनाने और नीति का निर्धारण करने तथा निर्णय लेने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण बनाए जाते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। सूती कपड़ा उद्योग, भारत का सबसे पुराना विशेष उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1818 में हुई थी। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे? 1854 में मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थापित किया गया था। इतना याद रखना है कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगा था, तो 1854 है मुंबई में। महात्मा गांधी ने चरखा कातने और खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे क्या हुआ? बुनकरों को रोजगार मिल सके। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इससे स्थानीयकरण को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है। कताई कार्य जो है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि बुनाई के परंपरागत कौशल डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित हो गई है। पटसन उद्योग, पटसन उद्योग सरकारी क्षेत्र पर निर्भर उद्योग है जो हर वर्ष 5500 करोड़ रुपये से अधिक के पटसन उत्पादों क्या करता है? खरीद करता है। और इस जूट उद्योग में किसका प्रमुख स्थान है? पश्चिम बंगाल का मुख्य स्थान है। बताए भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांश कहाँ पे मिलता है? आपको हुगली नदी के तट पर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? कारण क्या है इसके कि यहाँ पे पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है, परिवहन सस्ता है यानी ट्रांसपोर्ट सस्ता है, श्रमिक यानी लेबर सस्ती है, यहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कोलकाता को का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं भी प्रदान करता है। कृत्रिम वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण पटसन उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृत्रिम वस्त्रों से क्या है? इसका कंपटीशन है। मांग में वृद्धि हेतु उत्पादन विविधता का होना जरूरी है। बांग्लादेश और ब्राजील देशों से कई क्या कहता है? कड़ा कंपटीशन दे रहा है। उद्योग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही यह जो उद्योग होते हैं ये भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी फैला रहे हैं। उद्योगों में 4 प्रकार के प्रदूषण उत्तरदायी हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। वायु प्रदूषण देखते हैं, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा और धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुएं को क्या करते हैं? पर्यावरण में निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम सभी जानते हैं। वायु प्रदूषण जो होता है मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरणों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। देखते हैं जल प्रदूषण। कहते हैं उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जो उनका वेस्ट मटेरियल बच रहा है उसे नदी में छोड़ने से क्या होता है? जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातु जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबड़ सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित कर देते हैं, जल में डाल देते हैं। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण क्या होता है? जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित होता है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करता है। वर्षा जल के साथ ही प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं।
ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं जबकि सुनने में अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप यानी बीपी, अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं, यानी ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। अनचाही ध्वनि जो है उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत हो जाता है। औद्योगिक निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी ये सब ध्वनि प्रदूषण में सहयोग दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको। प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? 3R का यूज़ करना है हमें। 3R मतलब एक, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कम प्रयोग करें, पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रण करें। इस तरीके से हम किसको रोक सकते हैं? प्रदूषण को रोक सकते हैं। वर्षा जल का संग्रहण करके हम प्रदूषण रोक सकते हैं। औद्योगिक कचरे को अगर हम सही जगह से निस्तारित करें, यानी इसका डिस्पोजल सही जगह करें। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी तकनीक का विकास करो जो टिकाऊ हो और कम प्रदूषण करें। पर्यावरण निम्नीकरण के नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं। हमें उपयुक्त ईंधन का चयन करना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। उद्योगों में कोयले के स्थान पर हमें किसका यूज़ करना चाहिए? तेल का यूज़ करना चाहिए। 3 चरणों में हमें द्रव का शोधन करना चाहिए, यानी लिक्विड को फिल्टर करना चाहिए। यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राथमिक शोधन यानी पहले शोधन करना चाहिए, फिर जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से, फिर जैव रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका शोधन करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए। जमीन और मृदा का प्रदूषण 3 गतिविधियों से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला, विभिन्न स्थानों से अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करके, लैंड फिलिंग पर उसे जमा करके और अपशिष्टों को आगे के उपयोग के लिए पुनः चक्रण करके। इस तरीके से हम जमीन और मृदा प्रदूषण से भी क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।